हाय फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार। सक्सेस पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने क्या किया। जो पार्ट 1 था, भारतीय संविधान का जो फर्स्ट वीडियो था, उस पर आपने फीडबैक दिया। बहुत सारी चीजें आपने बोला क्या, जो हमें बहुत मोटिवेट किया। उस चीजें बहुत वहां से प्रेरणा मिली। आगे शायद मैं और अच्छा कर पाऊँ। तो आपकी ये फीडबैक रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं नहीं सर साउंड प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आती है, थोड़ा और इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ऐसी ऐसी जो बातें हैं आपकी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। और चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। बहुत लोगों ने क्या उसको देखा, लगभग 500 प्लस अभी तक तो गया नहीं लाइक सब्सक्राइब। उसको आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपका जो 6 अगस्त है, 6 अगस्त तक 1000 होनी चाहिए, उसकी सब्सक्राइबर होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे आगे भी। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे क्या, कल के क्लास में आते हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम कल देख रहे थे, और यहाँ पे कुछ हमने तथ्यों जो है डिस्कस किया था। कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो था डिस्कस किया था। तो उसमें जो पहला टॉपिक था कि पहली बार क्या 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, ये चीज बताई थी कि भारतीय के लिए क्या, भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन होनी चाहिए। और फिर आगे जब अंग्रेज को भी महसूस हो गया 1940 में क्या दी, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ये पहली बार अंग्रेजों को महसूस हुआ कि भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और फाइनली 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। यहाँ पे 2 आपके इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखिएगा। एग्जाम में आपके डेट पूछ लेता है, अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था, कब लाया गया, या क्रिप्स प्रस्ताव कब लाया गया था, 1940 और 1942। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो अगस्त प्रस्ताव, जैसे हम कल देख लिए इस वीडियो में, आज हम डिस्कस कर देते हैं इसमें थोड़ा। जो 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आता है, उसमें क्या जोड़ दिया गया कि संविधान सभा तो होगा, लेकिन मुख्यतः एक शब्द यहाँ पे जोड़ दिया गया, मुख्यतः भारतीय लोग। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय संविधान है उसमें क्या आपके अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसके कारण क्या अन्य हमारे संविधान के जो विद्वान थे, जो ज्ञाता थे, जो इस पे काम कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, उस चीज को अस्वीकार कर दिया। तो अगस्त प्रस्ताव भी क्या हुआ यहाँ पे आपका अस्वीकार कर दिया गया। और 1942 में आप देखिएगा यहाँ पे जो क्रिप्स प्रस्ताव आता है, इसमें तो यहाँ तक कि पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने बोल दिया। और यहाँ पे क्या दी, डूबते बैंकों का चेक। एक तथ्य याद रखिएगा कि आपको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव की क्या पोस्ट डेटेड चेक महात्मा गांधी ने बोला था, और क्या डूबते हुए बैंकों का चेक जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। और चूंकि यहाँ पे क्या हुई थी, इन्होंने बात की थी क्या कि हम आपको संविधान सभा गठन करेंगे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करेंगे। तो उस समय भी क्या ये बात उठी कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही क्यों, पहले भी हो सकती है। तो उसको लेके क्या क्रिप्स प्रस्ताव को भी हम लोग क्या किए, अस्वीकार कर दिए। चलिए, यहाँ तक हो गया है। हम आगे देख रहे थे कैबिनेट मिशन, आज उसको हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या थी, देखिए जो आपका कैबिनेट मिशन है, इसके तहत ही क्या हमारे भारतीय संविधान का गठन हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में क्या आपकी इंग्लैंड में आपकी लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और उसके प्रधानमंत्री होते हैं सर क्लेमेंट एटली। और जो लेबर पार्टी थी, उदारवादी दृष्टिकोण की सरकार थी। इन्होंने 14 मार्च 1946 को, डेट याद रखिएगा, ब्रिटेन के क्या उस समय आपके जो सर क्लाइमेट एटली थे प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या 14 मार्च 1946 को हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है।
यानी कि 14 मार्च 1946 को एक साफ तौर पे क्या आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने बोल दिया था, एटली साहब ने, कि क्या कि भारतीय को भी स्वतंत्र होने का अधिकार है। और उन्हीं के कैबिनेट से 3 मंत्री आपको आते हैं भारत, और वो आके क्या जो भारत का तत्कालीन जो ज्वलंत मुद्दे थे उस पे वो आके यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, उसके बाद क्या अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपके 3 नाम को कल भी इस नाम का चर्चा किया था, आज भी कर रहे हैं। चलिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये आपके क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। ये तीनों के तीनों क्या थे आपके, तो ब्रिटिश आपके कैबिनेट के मंत्री थे। लॉर्ड यहाँ पे आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे आप इसके अध्यक्ष थे, और दूसरे थे आपका एबी अलेक्जेंडर, और इसके जो तीसरे थे आपका स्टोफर्ड क्रिप्स थे, स्टोफर्ड क्रिप्स। जब 3 लोग भारत आते हैं और क्या ये आपको भारत आने का भी डेटिंग क्या है, ये आपको आते हैं भारत में कितना 24 मार्च 1946 को, ध्यान रखिएगा, तीनों लोग 24 मार्च 1946 को ये आपके दिल्ली में आते हैं, और दिल्ली में आते हैं और क्या भारत की आपकी जो भी समस्या है उसको देखते हैं, और अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 को प्रस्तुत कर देते हैं। आपके 24 मार्च 1946 को आते हैं, और क्या 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा कि जो कैबिनेट मिशन था इसका अध्यक्ष कौन था। तो पहले तो इस 3 नाम को याद रखना बहुत जरूरी है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टोफर्ड क्रिप्स। इसमें आपके अध्यक्ष थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, और ये जो दिल्ली टीम आई थी 24 मार्च 1946 को आई थी, और आपके 16 मई 1946 को उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि जब कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ध्यान रखिएगा, मैंने इसकी चर्चा यहाँ पे कर दे रहा हूँ। लेबर पार्टी की क्या ब्रिटेन में सरकार बनी थी, और ये लेबर पार्टी की क्या आपके प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली थी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपके उस समय क्या ब्रिटेन में कौन सी सरकार बनी थी, तो लेबर पार्टी की बनी थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और एक क्लेमेंट एटली इसके प्रधानमंत्री थे। और ये जो पार्टियां थी ये उदारवादी दृष्टिकोण की थी। ध्यान रखिएगा, इसकी जो नीतियां थी उदारवादी क्या थी, आपको विचारधारा से संबंधित है। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है लेबर पार्टी क्या थी, किस आपके दृष्टिकोण रखती थी या किस विचारधारा से संबंधित थे। तो आपकी ये जो सरकार थी उदारवादी दृष्टिकोण की सरकार थी। ठीक है, अब देखिए ये आते हैं भारत में, और जो चलिए पेपर इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसे मिटा देते हैं, ठीक है। जो भी हम चीजें लिखवा रहे हैं, जो भी आपका तथ्य लिखवा रहे हैं, बहुत लोगों का इशू था कि सर लिखा हुआ चीज दिख नहीं पा रहा है। तो देखिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप उसे पॉज कर करके क्या आप वीडियो को रोक के बीच में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको वो भी लगता है कि क्या हमें इस लिखे हुए फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमें बोल दीजिएगा, मैं आगे से लिख के आपको समझा दूंगा। जब आपको लगता है कि मैं सब तथ्यों को मैं बोर्ड पे लिख के समझाऊं, तो आप हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा। आपको ऐसा लगता है तो मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आपको लगता है कि हम जब लिख लेंगे इस कॉपी वीडियो को पॉज करके बीच में रोक के लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम चलते हैं क्या देखिए जो कैबिनेट मिशन थी क्या थी, इसके तहत जो योजना बनाई गई, संविधान सभा में कितने सदस्य होनी चाहिए थी, 389 सदस्य। कहां पे, तो आपके संविधान सभा कितना 389,
इस आंकड़ा को याद रखिएगा। क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछता है कि बताइए संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो 389 389 आपका है जो मेंबर थे इस संविधान सभा में शामिल थे। इस आंकड़ा को क्या किसने प्रमोट किया था, तो कैबिनेट मिशन ने प्रमोट किया था। चलिए यहाँ से क्या जी और जो 389 आंकड़ा था, यहाँ से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके हो सकते हैं कि जो 389 सदस्य थे ये कहां से थे। ऑप्शन पहला दे सकता है कि निर्वाचित थे या मनोनीत थे, ऐसे करके दे सकता है। तो ये जान लीजिए क्या जी आपका या निर्वाचित मनोनीत दोनों थे या इनमें से कोई नहीं। तो ये 389 जो सदस्य थे ये आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। आगे हम देखेंगे जब इसको हम इस आंकड़ा को डिवाइड करेंगे कहां कहां से कौन थे, तो वहां पे देखेंगे क्या जी आपके कि जो देशी रियासत थी वहां से कितने सदस्य थे, जो आपके ब्रिटिश प्रांत था जिसे हम लोग क्या अंग्रेज भारत भी कहते हैं वहां से कितने सदस्य थे, चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में 389 सदस्य थे और इस 389 जो आंकड़ा था किसने फिक्स किया था, तो कैबिनेट मिशन ने किया था। ठीक है, आइए इस 389 को हम लोग देखते हैं। 389 जो था यहाँ पे आंकड़ा, इसको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या पे ध्यान रखिएगा। जो 389 यहाँ पे जो आंकड़ा है एक आपके जो सदस्य हैं संविधान सभा के, इसमें देखिएगा कि हमारा जो उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था। 1947 के पहले भारत दो भागों में बटा हुआ था। एक वैसा भारत जहाँ क्या जी अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, एक वैसा भारत जहाँ क्या जी अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे, और दूसरा क्या जहाँ पे राजाओं का शासन था, यानी कि जनता और अंग्रेज के बीच कौन थे, तो राजा थे, जिसे देशी रियासत कहा जाता था। तो आप ये आंकड़ा देखेंगे 292 और ये आपका 4। जो 292 है ये आपके ब्रिटिश प्रांत से थे, ब्रिटिश प्रांत से थे। और यहाँ पे जो 4 थे ये आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। और यहाँ पे जो आप देखिएगा 90 आपका जो 3 का आंकड़ा है ये आपका देशी रियासत का है, देशी रियासत है, इसको आप राज्य बोल सकते हैं। देखिए तो मैंने बोला क्या था कि 389 सदस्य थे, ये आपके क्या थे, मनोनीत भी थे, मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। तो मनोनीत कहां से थे, तो 300 जो 93 यहाँ पे जो मेंबर है ये क्या थे, आपके मनोनीत थे। और आपके जो ये आंकड़ा देखिएगा 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 थे चीफ कमिश्नरी, यानी इसको आप मिला दीजिए तो टोटल कितना हो जाएगा 296। ये आपके कौन थे, तो निर्वाचित थे, यानी इसकी चुनाव हुई थी, वहां से चुन के आए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझे होंगे। ये आंकड़ा को याद करना बहुत जरूरी है। क्या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं चारों चीफ कमिश्नरी का ऑप्शन में अलग डाल देगा, तो हम देखेंगे आगे। ठीक है, ये अभी आंकड़ा याद रखिए 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और आपका 93 देशी रियासत। अब देखिएगा यहाँ पे, अब आपके मन में भी आता होगा प्रश्न की 300 आखिर जो कैबिनेट मिशन था जो भारत आया और 389 मेंबर को क्या किया यहाँ पे फिक्स किया, आखिर 389 का आंकड़ा ही क्यों लिया, इसके पीछे कारण क्या था। 389 मेंबर को लेने का कारण क्या था, तो इसका 389 मेंबर है क्या, इसके पीछे का कारण था जब ये भारत 1946 में आए थे, उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी, लगभग 40 करोड़ के आसपास में थी जनसंख्या भारत की। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी और कैबिनेट मिशन ने क्या दी, एक आंकड़ा फिक्स किया कि आपके एक सदस्य यानी कि एक मेंबर जो होगा आपके 10 लाख जनसंख्या का नेतृत्व करेगा, यानी कि एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या नेतृत्व करेगा। तो वहां से क्या 40 करोड़ का जो जनसंख्या है यहाँ से आ गया किसना, आपका 389 का कंसेप्ट आ गया। तो इसको समझ जाइएगा कि भारत की क्या 40 करोड़ जनसंख्या होने के कारण हमारे संविधान सभा में 389 आंकड़ा आया सदस्यों का। ठीक है, यहाँ पे कोई आप लोग को डाउट नहीं होगा।
उम्मीद करते हैं इसको समझे होंगे आप लोग। अब तो यहाँ ये चीज आपको समझ रहे हैं, 292 जो था ब्रिटिश प्रांत था, यानी कि अंग्रेज भारत थे। यहाँ पे डायरेक्ट किसका शासन होता था? तो अंग्रेजों का होता था। और ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं। देखिए जैसे आज के समय में हमारे भारत में क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी प्रकार देश के आजादी के पहले क्या दिए हमारे 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जो कि क्या दिए यहाँ से एक चर्च लिए गए थे। बात तो समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं कि ये 4 है आंकड़ा आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आज के टाइम में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आजादी के पहले उस समय क्या आपके 4 वैसे ही कर दिए आपको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे, जहां से एक मेंबर लिया गया था। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम आपको इस पर डिस्कस करते हैं कि जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था वो कौन कौन था। ठीक है, तो आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हमारे साइड हो रहा हूं। आइए इसको हम बोर्ड को साफ करते हैं। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो वहां से पूछ सकते हैं। आगे हम क्या करें, कैसे करें, आप लोग की सुविधा के अनुसार कैसे वीडियो बनाएं, आप अपना वहां पे कमेंट दीजिएगा। चलिए हम इस 389 आंकड़ा को देख रहे थे। यहाँ पे आपने देखा 292 + 4 यानी कि 296 जो था डायरेक्ट कहाँ इसमें अंग्रेजों का शासन होता था, और आपका 93 का क्या था देशी रियासत था। 292 जो था क्या था यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था, और ये क्या था 4 जो था चीफ कमिश्नरी, जो आज के केंद्र शासित प्रदेश है वैसे का उस समय भी आजादी के पहले यहाँ पर इस तरह कार्य करते थे केंद्र शासित प्रदेशों की तरह। अब देखिए ये जो 4 थे एग्जाम में आपका पूछता है कि ये कौन कौन से चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। जो 4 आपके यहाँ पे आंकड़ा है इसको ध्यान में रखिएगा। जो इसका पहला है दिल्ली, दूसरा है आपका है अजमेर और मेड़वाड़ा, ज्वाइंट रूप से इसको जानिएगा आप, अजमेर मेड़वाड़ा। और तीसरा है आपका कुर्ग, जो वर्तमान में आपके कर्नाटक में है। और चौथा आपका बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है वर्तमान में। इसको ध्यान देना है क्या जी, आपको जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र है आपका यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। एक आपके पहला दिल्ली, दूसरा अजमेर मेड़वाड़ा, तीसरा कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, और चौथा आपका बलूचिस्तान जो वर्तमान के आपके पाकिस्तान में है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज को समझे होंगे। 389 का कंसेप्ट आप समझ गए, आखिरी सदस्य 389 क्यों लिए गए थे। अब चलते हैं क्या जी, जब ये आपके सदस्य ले लिए गए तो हम देखेंगे आगे आपका कि 9 दिसंबर, ये डेट आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946। इसको हम साफ करते रहे, आप उम्मीद करते हैं इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो लिख लीजिए एक बार, हम साइड हो रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिएगा ये जो आपके 9 दिसंबर 1946 का जो है ये आपका डेट है, संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है। संविधान सभा का प्रथम बैठक, जैसे कि अब सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो किया था आपको डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया था। यहां से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आखिर क्या जी आपको संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को क्यों बनाया गया था, और भी लोग थे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे, इसको ध्यान रखिएगा, अस्थायी थे, और ये थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इसको देखिएगा ध्यान से आप, यहाँ पे जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे
ये आपके संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग सदस्य थे, इसके चलते हुए क्या आपको बनाया गया था संविधान सभा का प्रथम सदस्य। उसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर को क्या होता है, आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दी जाती है संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष। हम आगे उसको देखेंगे। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो इसका जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग, इसने इसका बहिष्कार कर दिया। जब ये बहिष्कार किया तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे आपका विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने कहा क्या जी, संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कहीं कि मुस्लिम लीग के क्या प्रथम बैठक में शामिल ना होने के कारण आपके ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्या दी, ये स्टेटमेंट दिया था कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसका दुल्हन ही गायब है। तो ये आपका स्टेटमेंट चर्चिल का पूछ सकता है, आपको इसको नोट कर लेना है, ठीक है। आगे देखेंगे, जो संविधान सभा का बैठक हुई थी तो इस प्रथम बैठक में मात्र कितना 207 लोग भाग लिए थे। ध्यान रखिएगा, 207 मेंबर। आपको क्या है आंकड़ा देख के कुछ दिमाग में चलता होगा कि कैबिनेट मिशन ने क्या 389 सदस्यों को क्या किया था, वहां पे दिया था डाटा, और ये क्या यहाँ पे 207 लोग कैसे शामिल हुए, आखिर इतना गैप कैसे आ गया। तो देखिए इसका 2 कारण है। 15 अगस्त क्या 1947 को हमारा देश आजाद होता है और 9 दिसंबर 1946 को आपका जो ये डेट है उस समय क्या होती है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और उसके बाद हम लोग क्या 15 अगस्त को आजाद होते हैं। तो इस डेट तक जो देशी रियासत था, देशी रियासत जिसकी एक बड़ी संख्या कितनी थी आपको 93, अब तक इन्होंने क्या अपना भविष्य तय नहीं किया था इन्हें जाना कहाँ है। तो एक ये भी कारण है क्या संख्या कम होने का। और दूसरा कारण आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, तो उसके भी सदस्य नहीं आए थे, तो एक बड़ा आंकड़ा क्या नहीं यहाँ पे नहीं शामिल हुआ था। और तीसरी कारण इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप क्या इस चीज को लिख सकते हैं कि पहली बैठक में क्या मात्र कितना 207 लोग शामिल हुए थे, कितना 207 सदस्य, और इसमें आपके 9 जो थी महिला शामिल हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, 9 महिला शामिल हुई थी, महिला सदस्य संविधान सभा में। एक बार इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसी को आपने देखा यहाँ पे कि संविधान सभा के प्रथम बैठक में मात्र 207 लोग शामिल हुए थे, जिसका कारण क्या था, पहला तो मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग था उसने बहिष्कार कर दिया था, उसके 73 मेंबर नहीं आ पाए थे। फिर क्या देशी रियासत अभी ने डिसाइड नहीं किया था कि हमको जाना कहाँ है, पाकिस्तान में जाना है कि भारत में जाना है, उनका भी भविष्य तय नहीं हुआ था। तो ये भी लोग संविधान सभा की प्रथम बैठक में शामिल नहीं हुए थे। और तीसरा बहुत सारे कारण हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये चीजें देख ली। अब चलते हम देखते हैं यहाँ पे 11 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, आपको इसको याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष जो बने 9 दिसंबर को बने और अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को बने थे। इस डेट को भी याद रखना है 1946 को। चलिए हमने अब क्या क्या देखा, थोड़ा एक लाइन में उसको रिवीजन कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो आपको 24 मार्च 1946 को आया था। और किसके अनुशंसा पे आया था, तो आपके ब्रिटेन के सरकार के अनुशंसा पे आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या आपके इंग्लैंड में एटली की सरकार बनती है और वहां से उनकी कैबिनेट के 3 मंत्री आते हैं आपके, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, स्टेवर्ट क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, और इसका जो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस थे। और ये आपके भारत में यानी दिल्ली में 24 मार्च 1946 को आते हैं, जो मैंने देखा। और क्या जी आपके 16 मई 1946 को क्या करते हैं, अपना
रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं। और 389 मेंबर क्या इन्होंने आपके संविधान सभा में डिसाइड किया, और किसके आधार पे, तो जनसंख्या के आधार पे किया था, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक क्या एक सदस्य को 10 लाख जनसंख्या पे इन्होंने रखा, और उस समय भारत की जनसंख्या थी 40 करोड़, तो वहां से आंकड़ा आ गया 389 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और उस समय क्या दिया आपको, 389 था आपके दो भागों में बटा हुआ था, क्योंकि उस समय भारत दो भागों में क्या दिया आपका, पहला भाग क्या था जहाँ पे डायरेक्ट अंग्रेज शासन करते थे, दूसरा जहाँ जनता और अंग्रेज के बीच कौन थे, राजा लोग थे, यानी देसी रियासत, जहाँ पे राजा महाराजाओं का शासन था। तो देसी रियासत आपके 93 मेंबर थे, उसके 93 थे, और आपके 296 थे आपके अंग्रेजों का, जिसमें हमने देखा था 292 क्या दी आपका, और चार कौन थे, तो चीफ कमिश्नर थे, तो इसे ध्यान रखिएगा। और क्या यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछता है कि जो चार चीफ कमिश्नर थे कौन कौन थे, तो मैंने क्या देखा, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, और तीसरा आपका कुर्ग, चौथा आपका बलूचिस्तान। इसको दिमाग में रखना है। और प्रथम बैठक में कितने मेंबर्स भाग लिए थे, तो 207 लिए थे। 207 में जो आंकड़ा आया था इतना कम क्यों आया था, तो दो कारण थे उसके। एक तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, उसका बहिष्कार कर दिया, और दूसरा आंकड़ा क्या था, तो आपके देशी रियासत ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था जाना किधर है, भारत की पाकिस्तान, तो ये आंकड़ा इसलिए कम हो गया, ठीक है। और उसका जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें जो मेंबर थे आपके सबसे बुजुर्ग वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिसके कारण क्या उन्हें प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और तब क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्या दी आपको अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया था, तो इसका कारण क्या था, वो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग, सबसे एजेड क्या थे आपके मेंबर थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप हमें बोलिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे क्या उस पर काम करें। और क्योंकि आपके कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमारे बच्चे इतना जागरूक हैं, पढ़ते हैं। और चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोग से। जय हिंद दोस्तों।